अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम मकई पे बात करेंगे। गंदम और चावल के बाद तीसरी बड़ी फसल मकई है जो अनाज की सूरत में हम पैदा करते हैं, और ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है इस वक्त खुर्दनी तेल नहीं है, और हम खुर्दनी तेल जो है बाहर से मंगवाते हैं, दरामद करते हैं, भारी सरमाया इस पर लगाते हैं। लेकिन कुछ अरसे कबल अगर हम एक दहाई को ज़रा देखें तो इसमें मकई की काश्त में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। फिर कुछ ऐसी अक़साम आई, हाइब्रिड अक़साम आई, जिसकी वजह से जो है मकई की पैदावार, फ़ी एकड़ पैदावार बहुत बढ़ गई। हम मकई से 15-20 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल करते थे जो रवायती काश्तकारी करते थे, लेकिन अब उसको बढ़ाते बढ़ाते लोग 150 मन पर पहुँच गए। बड़ी हैरानकुन बात है कि इतनी पैदावार हासिल की जा रही है। अगर आप प्रोग्रेसिव फार्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर बड़ा पोटेंशियल है। और मकई ने हमें काफ़ी सारी महफूज फसल दे दी है, जो हम बाकी फसलों में जहाँ हमें खदशा होता था कि ये नुकसान हो सकता है, मौसम ठीक नहीं है तो ये नुकसान हो जाएगा, और अच्छा बीज नहीं मिला तो ये नुकसान हो जाएगा, तो वो सारे खदशात जो है वो मकई की फसल ने दूर किए हैं। यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी मकदार में हमें मकई लगी हुई नज़र आती है, और लोगों का रुझान इस तरफ मज़ीद बढ़ रहा है। अच्छा, इस फसल में ये भी खूबी है कि आप इसे साल में कम से कम 2 मरतबा तो ज़रूर उठा सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है मकई अगर आप काश्त करते हैं तो उसके साथ गंदम और कपास की फसल भी काश्त की जा सकती है। ये भी बड़ी सहूलत है। तो मकई का बड़ा रुझान है यहाँ हमारे जनूब पंजाब में भी जो है मकई की काश्त में बड़ा तेज़ी से इजाफा हुआ है, पैदावार भी बढ़ी है, और काश्तकार इस तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। इसका मौसम कौन सा है, कौन से मौसम में ये काश्त की जाती है? अगर दोनों मौसम देखें, बीज कहाँ से दस्तयाब होता है, कैसा बीज चाहिए, पानी कैसा चाहिए, ज़मीन किस तरह हमवार की जाए, कैसी तैयार की जाए, फिर इसके बाद खादों का अमल दखल है, फिर इसकी बीमारियों का मामला है, ये सारे मामलात आज देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर बाबर फरीद साहब। आप ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग से जो है ये वाबस्ता हैं, और वहाँ पर तहकीक भी करते हैं, तलबा को पढ़ाते भी हैं। तो इनसे जानेंगे कि मकई के हवाले से इनकी तहकीक क्या कहती है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद आलमगीर साहब। आप एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और गहरी नज़र रखते हैं मकई की सूरत हाल पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस फसल पे तो बाद में बात करते हैं, मकई हमें तो यही पता है कि बस वो छली छली खानी होती है, बाकी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकई जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत फूड सिक्योरिटी के हवाले से अहम फसल है, बल्कि पूरी दुनिया में। अच्छा। तो इसमें फूड के अलावा जो फीड इंडस्ट्री है वो इसका मेजर जो है ना वो पोर्शन जो है ना वो कंज्यूम करती है। ये जो मुर्गियों की और मछलियों की खुराक बनती है, ठीक है, और उनकी खुराक में कम से कम जो 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो मकई का है। बाकी उसमें जो बाकी चीज़ें शामिल होती हैं, वो सोयाबीन मील और बाकी चीज़ें वो उनकी परसेंटेज। वैसे सोयाबीन पर भी मैं किसी वक्त आपसे एक्सपर्ट ट्राई लेना चाहूँगा कभी, क्योंकि सोयाबीन जो है वो भी हमें अपनी तरफ काश्त का कोई तजर्बा करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मकई पे बात करते हैं। तो ये फीड में भी बड़ा इस्तेमाल हो रहा है सर। उसके अलावा वैसे खाने पीने में क्या क्या सर इसमें जो हमारा शुमाली इलाका जाता है उसमें ये खाने के मतलब फ्लोर के हवाले से आटा बना के रोटी बनाई जाती है। उसके अलावा जो है ना वो इसमें अगर आप देखें मल्टी फ्लोर जो एक बहुत चीज़ आ रही है कि तमाम कहते हैं कि जी मल्टी फ्लोर की तरफ आए, तो उसमें इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। तो बाकी फ्लोर के साथ मिलकर इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा बाकी जो इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो मोर देन 100 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं सर, इससे बनते हैं। अच्छा जी सर, 100 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मोर देन 100 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अच्छा, फिर ये तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में बनते होंगे? दुनिया भर में बनते हैं। ठीक है, वो उनमें से क्या क्या है मेजर? मेरे ख्याल है जेलीज भी शायद इसी से बनती हैं, कस्टर्ड बनता है, कस्टर्ड है, स्टार्च है, जेलीज है, कॉर्नफ्लोर है, इसमें मतलब जितने भी आप कह सकते हैं कारामद चीज़ है। आलमगीर साहब, आप भी छली के अलावा इसकी बाकी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं या बस सिर्फ छली पे इक्तफा करते हैं? नहीं सर, देखें मेज़ जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे हमारा फूड सिक्योरिटी के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट बन चुका है। और मेज़ तो अब हमारे लिए एक डेयरी हमारा जो सेक्टर है, जो ख़ास तौर पे फार्मिंग सेक्टर है, उसके लिए बहुत सपोर्टिव हो चुका है। और एक तो इन्होंने वनडे की बात, वनडे में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। और आपको पता है शहर के अंदर जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं वो तो चल ही वनडे के सर पे रहे हैं। और वनडे का जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास कंपोनेंट है, जो मेन रोल है, वो आपका मकई है। सेकंड जो उन लोगों को जो हमारे डेयरी सेगमेंट को बचाया हुआ है साइलेज ने बचाया हुआ है। और साइलेज जो सबसे अच्छा है वो मकई का बनता है इस वक्त। अच्छा। जो हमारे पास जितनी भी क्रॉप्स हैं उन क्रॉप में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो साइलेज हमारे पास कामयाब है वो मेज़ का है। बाकी क्रॉप्स का भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन लकीली कह लें इसकी न्यूट्रिशन कमाल है इसकी।
तो इस वजह से इसने हमारे पूरे डेयरी सेगमेंट को, और आपको पता है हमारी जो फार्मर कम्युनिटी है वो डायरेक्टली लिंक है इसके साथ, और इसने बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया है। इसके साथ साथ जैसे आपने शुरू में बताया कि इससे अब हम ऑयल भी निकाल रहे हैं, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री, और वहाँ पे भी हमारा अब इसका एक पॉजिटिव रोल आ रहा है मेज़ के अंदर। और सेकंड आपने देखा है कि अभी जब हमारे पास वीट की थोड़ी सी शॉर्टेज आई थी तो हमने खुद भी थोड़ा सा अलाउ किया था, ये मिक्सिंग में भी आ रहा है, और अब तो वैसे भी एक जो कॉन्सेप्ट आ रहा है मल्टीग्रेन का, उसके अंदर मिक्स हो के मेज़ आ रहा है। अच्छा, ये वैसे खाली मकई की रोटी भी आपने कभी खाई है? उसका जायका कैसे होता है? खाली देखें जो हमारे देहात में तो बहुत इस्तेमाल होती थी डॉक्टर साहब। हमारे पंजाब में मकई की रोटी और सरसों का बड़ी साग, फैसिनेशन है, उसकी फैसिनेशन है सर, वो तो हमारी एक रवायत है। लेकिन वो सिर्फ हमें स्टोरीज तक या गानों तक की जो है वो है, अमली तौर पर तो बड़ी देहात में अभी भी लोग मकई की रोटी इस्तेमाल करते हैं, जब स्पेशली जब सरसों का साग बनता है उसके साथ इसका बहुत इस कॉम्बिनेशन को कभी खुद भी आपने यूज किया? यस, अच्छा, बिल्कुल सर। क्यों आलमगीर साहब, आपने मकई की रोटी और सरसों का साग हो और मकई की रोटी हो तो क्या बात है, तो ये बिल्कुल। लेकिन अब नौजवान नस्ल ज़्यादातर वो सैंडविच और पिज़्ज़े की तरफ चल पड़ी है, हमें इन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। इनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो पता लगेगा ना जी। एग्जैक्टली 98% लोगों ने कभी मकई की रोटी देखी नहीं होगी, देखी नहीं है, सरसों का साग जो है कभी चखा नहीं होगा जब तक वो हमारे आबाव अजदाद की तो स्टेपल फूड ही ये रही है। हमारे पास वीट तो अब सरप्लस हुआ है ना, ठीक है, तो हाँ, इससे पहले तो हमें रोटी है ज्वार की और मकई की और इन चीज़ों की जौ की नसीब होती थी, और अब हम दोबारा उन्हीं की तरफ आ रहे हैं, और अब हमें पता चल रहा है वो ठीक थे जब। अच्छा, वैसे भी आजकल आप देखें मुश्किल हालात हैं लोगों के लिए, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, तो दोपहर के वक्त अगर एक आध छली खाने को मिल जाए तो काफ़ी सारा आपका जो है जो वो भूख का एलिमेंट है, ख़ासतौर पे जो लोग दफ्तरों में बैठे होते हैं। मैंने देखा है बड़ा रुझान भी है ये लोगों का ना, कि भुनी हुई छली या उबली हुई छली वो मंगवाते हैं, और उससे अच्छे न्यूट्रिशंस भी उसमें हैं, और उससे जो है वो एक साफ़ सुथरा मील आपको मिल जाता है। एग्जैक्टली सर। उससे अच्छा, बल्कि ये जो बेबी कॉर्न है उसको तो वो इस तरह बेच रहे हैं जैसे सोना बेच रहे हो, 2-4 पीसेस डाल देते हैं डॉक्टर साहब सर। एग्जैक्टली, इसमें कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स में जो बेबी कॉर्न का सैलेड है सर, ये तो बहुत ही जो पता नहीं क्या चीज़ बेच रहे हैं, 4 टुकड़े डाले हुए हैं जी, इसमें बेबी कॉर्न डाला हुआ जी, इसलिए बड़ा महंगा है आपके लिए। और इसमें थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि जो हमारे चावल और गंदम है उसकी निस्बत हमारी मकई का ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है ना, वो अब वो मतलब जल्दी शुगर में कन्वर्ट नहीं होती, वो लेट कन्वर्ट मतलब होती है। अगर कोई शुगर के मरीज हैं तो वो मकई की रोटी इस्तेमाल करें, मकई का आटा उसमें मिक्स करें, उससे बेहतरी होगी, उससे बेहतरी होगी। इसीलिए इसमें जो है ना वो अगर आप लंच मील स्किप भी करते हैं तो वो आपको इतना वो इशू नज़र नहीं आता है, उसमें आपकी भूख जो है ना वो मिट जाती है। ठीक है। अच्छा, ये ज़रा लाइटर सी गुफ्तगू थी, हमने इब्तिदा में कर लिया, अब ज़रा टेक्निकल चीज़ों पर आते हैं मकई की। पहले तो ये बताएं कि ये मकई जो है हमारे पाकिस्तान में जो काश्त हो रही है ज़्यादातर, वो पंजाब और केपी में तकरीबन 98% जो है वो काश्त इसी इलाके में हो रही है। तो ये क्या इन दोनों सूबों की ज़मीन सूटेबल है इसकी काश्त के लिए, वो फेवर कर रही है, या कोई और वजह भी है? बेसिकली सर इसमें तो जो ज़मीन का फैक्टर है ना, इसमें वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि इसमें इन्वायरमेंट जो है, और वो बेसिकली ज़मीन, अब अगर आप बात करें तो इसमें ये कलराठी, सेमज़दा, थोर इस तरह की ज़मीनों पे नहीं उगती। ये महरा ज़मीन और गहरी महरा ज़मीन के ऊपर, इसके ऊपर ये फेवरेबल ज़मीन है। ठीक है। और इसको पानी की रिक्वायरमेंट इसकी अच्छी खासी है। अच्छा, तो बलाई इलाकों में शायद इसलिए की जाती है, वहाँ बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं और पानी जो है वो उसमें वहाँ कंज्यूम हो जाता है, इस वजह से उधर रुझान है। यहाँ हमारे यहाँ जो है मकई का रुझान शायद इसलिए भी बढ़ा कि कपास में लोगों को नुकसान हुआ, अल्टरनेटिव क्रॉप के तौर पर कपास का ज़्यादातर रकबा जो है ना, हमारे जनूबी पंजाब में अगर बात करें तो वो मकई की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो उसमें अगर आप देखें पीछे हमारे पास, अगर मकई में देखें 2018-19 में 400,000 एकड़ हेक्टेयर होता था, लेकिन अब पिछले साल 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 625, जो खरीफ में है 625,000 हेक्टेयर जो है ना वो रकबा आया। तो वो ज़्यादातर जो मकई की प्रोडक्शन बढ़ी है तो वो उसका वजह ये कि एरिया भी बढ़ा है और कपास का जो रकबा है वो इधर शिफ्ट हुआ है, इधर शिफ्ट हो गया। आलमगीर साहब, इस दफ़ा आपने कपास में इजाफा किया है, हुकूमत पंजाब ने बड़ी मेहनत की है और कपास के रकबे में भी इजाफा किया है और तवक्को है कि पैदावार भी बड़ी अच्छी होगी। तो जो मकई का रकबा था वो मुतासर हुआ है या उसकी फिगर्स वही महसूस हो रहे हैं? नहीं, मकई का रकबा थोड़ा सा कम हुआ है जी। एग्जैक्टली, कपास को हमने प्रमोट किया, आपने देखा गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं और उसके पॉजिटिव जो आपने देखा है सारा इंडेक्स भी वो भी आ रहा है इस वक्त।
और माशाल्लाह इस वक्त हमारी क्रॉप भी बहुत हेल्दी है। तो मकई का एरिया कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो फिगर्स डॉक्टर साहब बता रहे थे ये 2022 के हैं, अब जब 23 के आएंगे तो ये रिवाइज होंगे। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये है कि कुछ इलाकों में इस पे मज़ीद फोकस करने की शायद ज़रूरत होगी, जहाँ इसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जहाँ इसका रकबा बढ़ाया जा सकता है। जैसे पंजाब में हमने फोकस किया कपास पर, तो इसी तरह केपी में अगर फोकस कर लिया जाए मकई पर, तो इसके एरिया को मेरा ख्याल है वहाँ बढ़ाया जा सकता है। जी एग्जैक्टली जो हमारा कोर एरिया है ना अपना मेज़ का, अगर देखें पाकपतन, ओकाड़ा, साहिवाल, ये हमारा कोर एरिया है मेज़ का। अगर यहाँ पे हम और ज़्यादा मेहनत करें तो यहाँ से हम बेहतर पैदावार ले सकते हैं। जनूबी पंजाब में तो इसने रिप्लेस किया है ना कॉटन को, चूँकि हमारी कॉटन पीछे चली गई थी इस वजह से आई है, अदरवाइज़ ये क्रॉप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर रही थी, ना ये इसका खित्ता बनता है। और बाकी जैसे आप बात कर रहे हैं केपी के में तो बहुत ज़्यादा अभी गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे हमारा सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ फार्मर छोटा है, स्मॉल फार्मर है, और उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त क्रॉप है। उनके पास जो मौसम है वो तेज़ी से तब्दील हो रहा होता है, और ये वाहिद क्रॉप है जिसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, इसलिए ये जल्दी पैदावार रेजिस्टेंस इसकी क्या है? मौसम को रेजिस्ट करती है? मौसम को रेजिस्ट करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम को रेजिस्ट नहीं करती। मसलन जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप या डाउन हो जाए तो पोलिनेशन नहीं होती, प्लांट तो हो जाता है आपके पास, लेकिन फिर आपके पास छली नहीं आ रही होती, ठीक है, इस वजह से। लेकिन डॉक्टर साहब अगर प्लांट हो जाता है तो हमें इसके दो पर्पज़ है ना जी, एक चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको चारे के लिए लगाते भी हैं कि जी सिर्फ चारे का, जैसे आजकल का मौसम है, तो आजकल के मौसम में तो अगर कोई मकई काश्त कर रहा है तो वो सिर्फ चारे के लिए काश्त कर रहा है, ताकि आगे जल्दी इसको कल्टीवेट करके फिर आगे इसको जो है इसकी प्रोडक्शन लेके फिर आगे अगली सर इसमें पाकिस्तान में पंजाब में स्पेशली अगर हम बात करें तो हम बहारिया और मौसमी मकई ले रहे हैं। इस पे बात करते हैं, जरा एक ब्रेक ले लें क्योंकि डिटेल से इस पर डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम मकई पे बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मकई पर, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे कि मकई की फसल जो है उसकी काश्त के हवाले से क्या क्या इक़दाम हैं जो ज़रूरी हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि इसके मौसम के बहरिया है और ख़रीफ है, ये इसके कौन कौन से महीने बनते हैं, क्या डेट्स हैं जो सूटेबल हैं इसकी काश्त के हवाले से? सर पंजाब में हमारे पास दो मौसम हैं, बहारिया और ख़रीफ। अगर बहारिया की बात करें तो बहारिया में हम इसको जनवरी के आखिरी अशरे से रिकमेंड करते हैं वो लगाना शुरू कर दें, और फरवरी जो है ना वो जो अगर आप बस्ती पंजाब की बात करें तो उसमें मिड फरवरी की बात कर लें, उस वक्त तक लगाएं। अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो जनूबी पंजाब में हम ये रिकमेंड करते हैं बहारिया कि वो फरवरी के पहले हशरे में मुकम्मल कर लें इसकी काश्त। ठीक है जी, ठीक है। अगर इसमें ख़रीफ़ की बात करें तो ख़रीफ़ में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक ये लगती है, लेकिन जनूबी पंजाब स्पेशली उसकी बात करें तो उसमें हम 25 जुलाई के बाद रिकमेंड करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अच्छा खासा ज़्यादा होता है जुलाई में हमारे पास। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम हो जाए, मॉडरेट हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद जी, अगर आप देखें तो टेम्परेचर के हवाले से देखें तो आज भी अगर टेम्परेचर देखें तो 40 डिग्री से ऊपर है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन आपकी रिकमेंडेशंस तो मकई लगाने की ख़त्म हो गई हैं, लोग अभी भी काश्त कर रहे होते हैं मकई चारे के लिए। चारे के लिए तो ये लग सकती है, साइलेज पर्पज़ के लिए लग सकती है, चारे के लिए उसमें हमें दाना इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है ना। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें इसको ग्रेन पर्पज़ के लिए लगाना है तो उसको जो विंडो है हमारी जो रिकमेंडेड एग्रीकल्चर ऑफिसर की तरफ से, महकमा ज़राअत की तरफ से रिकमेंडेड विंडो है, तो उसी में लगाना चाहिए हम। क्या विंडो है जी एग्रीकल्चर की तरफ से कि भाई ये अगर हम लगाना चाह रहे हैं ख़रीफ में तो क्या किस अरसे में लगानी चाहिए? आपने जो एंड जुलाई से, जो मिड जुलाई से और जो अगस्त है, बस इसी के अंदर रहें, मिड अगस्त तक जो है इसको फाइनल कर लें। ये 30 से 45 दिन है आपके पास, इससे आगे ना जाएं तो बेहतर है अगर ग्रेन पर्पज़ के लिए आप लगाना चाह रहे हैं स्पेसिफिक। ठीक है जी, 30 डेज़ की विंडो है, ये बहुत अच्छी विंडो है हमारे पास। आप कुछ कह रहे हैं? उसमें ये है ना कि इसमें क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेट करेंगे तो आगे गंदम की काश्त हमें मुतासर होगी, तो गंदम मुतासर होती है उस हवाले से। लेकिन अगर ज़मीन खाली पड़ी हुई है, इस मौसम में भी खाली पड़ी हुई है, तो अगर आप चारे के लिए मकई लगा लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं। सर उसमें चारे के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 70 दिन के 80 दिन की साइलेज के लिए चाहिए होती है, बल्कि चारे के लिए तो 60 दिन भी काफ़ी है, काफ़ी हो जाएंगे, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं। फिर आगे आप गंदम भी काश्त कर सकते हैं। गंदम मतलब अभी मौसम है, अगर कुछ लोग जो है वो चारे के लिए मकई लगाना चाहते हैं और आपके पास ज़मीन खाली है, बजाय इसके खाली छोड़ा जाए, वो लगा सकते वो मकई काश्त कर लें और फिर चारे के लिए फसल काट के
दोबारा उसमें गंदम काश्त कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा आलमगीर साहब, ज़मीन की तैयारी के हवाले से एक तो ये हो गया ना स्पेसिफिक, ये ज़मीन हमारे जो इस खित्ते में ज़मीन है वो इसके लिए मुवाफिक है। आपने अभी पाकपतन बावलनगर के इलाके बताया कि जी वो ज़्यादा सूटेबल है, तो क्या फ़र्क है हमारे इस खित्ते में जहाँ हम बैठे हुए मुल्तान, भावलपुर और डेरा गाजी खंड डिवीजन्स, और फिर अगर पाकपतन और ऊपर के एरियाज़ देखें? डॉक्टर साहब इसके लिए हल्की मेरा ज़मीन चाहिए। बेसिकली जो हमारा मेज़ है ना, जो फसल है, इसके लिए हल्की मेरा ज़मीन चाहिए। मेरा के को भी ज़रा डिफाइन कर दीजिए। ये आप एक एवरेज किस्म की जो हमारी अच्छी ज़मीन चाहिए, कहने का मकसद ये है कि जिस तरह हमारी ये ज़रखेज़ ज़मीन आप आम कह लें कि वो चाहिए, मुनासिब ज़रखेज़ हो, मुनासिब ज़रखेज़ हो। और ये जो हमने बेल्ट बताया इसके अंदर ये सॉइल इसके ज़मीन इसके लिए मौजूद है। लेकिन इससे आप पीछे चले जाएं, राजनपुर की साइड पे इस तरफ चले जाएं, तो देखें वो इसके लिए इतने सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो जिन रकबों के अंदर नमकियात ज़्यादा हैं वो ज़मीनें भी इसके लिए मौजू नहीं है। जहाँ का नीचे का जो पानी कड़वा है वो रकबे भी इसके लिए मौजू नहीं है। तो ये एक सेंसिटिव क्रॉप है। जैसे गंदम देखें ना, एक बड़े रकबे पे लगती है हमारे, लेकिन मेज़ उतने बड़े रकबे पे नहीं लग सकती। इसकी लिमिटेशन है, इसके रकबे की लिमिटेशन है, इसकी पानी की लिमिटेशन है, इसकी टेम्परेचर रेंज की लिमिटेशन है। तो इन 3 रेंज को हम मद्देनज़र रखते हुए ये हमने जो एक बेल्ट इसका डिफ़ाइन किया है, इसी के अंदर हमें इसकी अच्छी पैदावार आती है। अच्छा, आपको तो इस वक्त बड़ा मामला एहसास होगा कि जी आपने गंदम को भी साथ लेके चलना है, कपास को भी साथ लेके चलना है और मकई को भी, तो ये सारी फसलों को बचाना है, क्योंकि फोकस जो है वो सब पर ही है। देखिए गवर्नमेंट हमसे तो यही एक्सपेक्ट कर रही होती है ना। अभी हम काटन में उलझे हुए हैं और साथ में अभी ऑयल सीड की जो कैंपेन है वो हमने स्टार्ट कर दी है। अब वो हमसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपने हमें कॉटन भी पूरी देनी है और साथ में ऑयल सीड भी पूरा करके देना है। और अभी ऑयल सीड का हम कैंपेन स्टार्ट नहीं करेंगे, दूसरा हम पे प्रेशर जी गंदम का आ जाएगा। तो ठीक है जी, हम रात दिन काम कर रहे हैं महकमा ज़राअत। ये हमारे मुल्क की जो फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए डिपार्टमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट ने उनको डिप्यूट किया हुआ है। हमारे जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो सब इन फील्ड के अंदर फार्मर को डोर स्टेप पे जाके हम सर्विसेज दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर जो 1965 से लेकर 2023 तक आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र आएगा। डिफरेंस तो है, लेकिन वो नहीं है जो दुनिया भर में है। हमें तो देखें ना, टारगेट तो वो रखना है ना। अभी भी हम पैदावार में दुनिया से बहुत पीछे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हम जा उसी तरफ रहे हैं ना। देखें उसको वो जब हम वहाँ पहुँचेंगे दुनिया उससे कहीं आगे निकल गई। डॉक्टर साहब हम सुनते थे कि किसी वक्त कि 150 मन हम यील्ड बताते थे ना फार्मर को। मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर बात करूं कि मकई की 150, वो हम पे हंसते थे। अब वो खुद लिए बैठे हैं। तो इंशाल्लाह हम 200 पे भी जाएंगे, क्योंकि हमारा इशू ये है कि हमारा जो फार्मर है, जब तक उसका ये अकीदा नहीं बनेगा, उसका ट्रस्ट डेवलप नहीं हो सके मैं 200 तक जा सकता हूँ। क्योंकि लड़ना उसने बेसिकली, हमने तो लड़ाना है उसको, उससे काम तो यकीन हो जाए इंशाल्लाह हम जाएंगे और इंशाल्लाह हम वर्ल्ड को एक्सीड करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा ज़मीन हमें देख ली कि ज़मीन हमें मेरा ज़मीन चाहिए, ठीक है ना जी, नहीं मेरा ज़मीन चाहिए जहाँ पर ये काश्त हो सकता है और हमारे ये इलाके जो है इसके लिए सूटेबल हैं। अब थोड़ा सा बीज की तरफ आते हैं। एक तो ये है कि ज़रा ये बताइएगा कि ये हाइब्रिड और सिंथेटिक में कोई फ़र्क है, और अगर फ़र्क है तो क्या है, और अब जो वैरायटियाँ मार्केट में दस्तियाब हैं वो ठीक है अपने पोटेंशियल के हिसाब से, या इसमें मज़ीद भी आगे बढ़ने का कोई पोटेंशियल मौजूद है? सर इसमें जो आजकल मार्केट में मौजूद है ना, वो हाइब्रिड बीज है। तकरीबन 100% अब फार्मर शिफ्ट हो गए हैं हाइब्रिड मकई के बीज के हवाले से। 100% शिफ्ट हो गए हैं। जो प्रोग्रेस नहीं आती होगी रवायती काश्त, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो जो है ना वो इतनी पैदावार मिल सके। तो इसमें हाइब्रिड में ये होता है कि हम 2 इनबर्ड लाइंस बनाते हैं और उनका क्रॉस करते हैं, और वो हर साल ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, और किसान को हर दफ़ा हर सीज़न में नया बीज लेना पड़ता है। और इसकी पैदावार में इजाफे का एक मेजर कंपोनेंट जो है ना वो हाइब्रिड बीज है, क्योंकि इसमें सीड सप्लाई सिस्टम जो है ना वो इम्प्रूव्ड है हाइब्रिड की वजह से। तो इसमें जो OPVs ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ होती हैं वो भी मौजूद हैं, जिसमें हम जो देसी मकई है उसमें, और पॉपकॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, कुछ चीज़ें उसमें हाइब्रिड नहीं है अवेलेबल, लेकिन उसमें वो भी उनके भी अपनी ज़रूरियात से ही बनते हैं। हाँ, वो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ हैं, वो हाइब्रिड नहीं है। ठीक है। हाँ, जो हमारे पास ये छलियाँ बिक रही होती हैं, ये हाइब्रिड होती हैं। इसमें कोई टॉक्सिक एलिमेंट तो नहीं होता? नो, हमारे पास नॉन GMO मेज़ है, हमारे पास GMO मेज़ नहीं है। ठीक है। हमारे पास पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है GMO मेज़।
अच्छा, वो सोयाबीन वाला काम तो नहीं है वो वहाँ नहीं, भी नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं लोगों Exactly, के। हाइब्रिड बीज के हवाले से भी बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि जी इसमें और टॉक्सिक एलिमेंट है। नहीं, हाइब्रिड में कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं है। हाँ। ये इसमें इसका ज़्यादा पोटेंशियल है पैदावार के हवाले से भी, ठीक है। और माहौल के जो गैर मुतवक्के जो बारिशें हैं और बाकी जो मौसमियाती तगैर है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो आम वैरायटी की निस्बत ज़्यादा होता है। मतलब इसमें कोई खदशे का शिकार होने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म का ऐसा कोई जहरीला मवाद होता है, कोई जहरीला एलिमेंट नहीं है इसमें हाइब्रिड बीज में। तो सिंथेटिक से क्या मुराद है यहाँ पर? सिंथेटिक ये कि हम बेसिकली इसमें खुद से एक आप इसमें हाइब्रिड में 2 पेरेंट होते हैं, 2 लाइनें उनका क्रॉस किया है। ठीक है। सिंथेटिक में हम 5 से 10 पेरेंट भी हो सकते हैं, उनको हम एक जगह पे लगा देते हैं और उनको ओपन पॉलिनेट होने देते हैं और उससे एक बीज बन जाता है, वो सिंथेटिक वैरायटी होती है। अच्छा, ठीक है। तो हाँ। वो इसमें अगर हम फ़र्क ज़रा देखें सिंथेटिक में और हाइब्रिड में, क्या है? प्रोडक्शन का फ़र्क है, प्रोडक्शन का फ़र्क है, क्वालिटी का फ़र्क है। किसकी? सिंथेटिक का सीड आपको सस्ता मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपकी प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं होगी। प्रोडक्शन जो है हाइब्रिड में ज़्यादा अच्छी है। हाइब्रिड में ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। वो हाइड्रोसिस की वजह से है, उसको हम अपनी ज़ुबान में हाइड्रोसिस कहते हैं या हाइब्रिड विगर कहते हैं। ठीक है। कि जब वो 2 मुख्तलिफ जीनोटाइप्स को आप क्रॉस करते हैं तो उससे जो हाइब्रिड बनता है उसकी परफॉर्मेंस उन दोनों पेरेंट से एक्सीड कर जाती है। हम लोकली कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं बीज जो है मकई का हाइब्रिड? हमारे पास अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो हमारे पास 14,000 टन है, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट है सीड का वो ज़्यादा है, वो 24,000 टन है। तो अगर हम मकई की फसल से पहले बीज का पोटेंशियल देख लें तो इसमें भी बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इसमें गुंजाइश मौजूद है। हम यहाँ पर अगर हमारे तहकीकाती इदारे इसमें आगे बढ़ें और बीज के हवाले से कोशिश करें और बीज अपना तैयार करें तो हमारे पास जो है वो तो अगला मरला है कि आपने फसल सर इसमें मैं बताता चलूँ, जो हमारे पास बहारिया है ना, बहारिया में हमारे पास गैर मुल्की कंपनियों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन खरीफ में हमारी जो लोकल सीड कंपनीज हैं, हमारी कौमी कंपनियां हैं और जो हमारे इदारे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन अब 50% तक चला गया है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये एक खुशाइंद बात है कि अब उनकी कैपेसिटी बिल्ड भी हो रही है और उनको भी जो है ना वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं और वो भी अच्छा बीज बना रहे हैं। ठीक है। आलमगीर साहब, आपका इदारा महकमा क्या रिकमेंड करता है इसकी बीज के हवाले से, जिसने काश्त करने की तरफ जाना है तो बीज कहाँ से लिए जाए, कैसे लिए जाए, और ये हाइब्रिड जो है किस तरह ट्रस्टवर्दी हो सकता है? जहाँ जी बिल्कुल, हमारा महकमा हमारे फार्मर से यही गुजारिश करता है कि हम हमेशा जो एक रिकमेंडेड कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, रजिस्टर्ड मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या हमारी लोकल रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, उनका जो रजिस्टर्ड बीज है वो जो मुस्तनद डीलर है उसी से जो अप्रूव्ड वैराइटीज़ है वही ली जाए और उसको जो हमारा मुतय्यन करदा वक्त काश्त है उसी पे काश्त करें। और काश्त करते वक्त जो तमाम तर हमने जो तरीके बताए हुए हैं कि अच्छा बीज लेना है, बीज को आपने जहर लगाना है, जहर आलूद करना है, फिर उसको वक्त पे काश्त करना है, पटड़ियाँ बनानी है, पटड़ियाँ 2 से 2.5 फुट पे बनानी है, शरकन गर्बन बनानी है, आपने 6 से 9 इंच के फासले पे लगाना है। लगाने के बाद आपने उस पर जो प्री इमरजेंस स्प्रे करना है आपने फ़ौरन। बीज पे पहले बात करते हैं। बीज के हवाले से आपके पास शिकायत है कि सब स्टैंडर्ड बीज मकई का बाज़ार में मिल रहा हो और लोगों ने लगाया हो तो फिर नुकसान हो, ऐसी कोई शिकायत है या नहीं है? ऐसी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सम टाइम्स आ जाती हैं कि कुछ हमारे जो बहुत ज़्यादा बीज बसा औक़ात ऐसा हो जाता है। मसलन अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, 8148 हमारे पास एक बीज है, मानसेंटो एक कंपनी है, वो इसको दे रही है। तो इस बार उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई थी कि वो मार्केट में था नहीं, तो कुछ लोगों ने फिर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। इस किस्म की वहाँ पे हमें कंप्लेंट्स आई हैं। ज़ाहिर सी बात है वो उन्होंने 8148 के थैले में पैक करके भेजा है। तो फार्मर से महकमा ज़राअत यही गुजारिश करता है कि आप दाएँ बाएँ से बीज ना लें। अब जब कंप्लेंट्स को हमने हैंडल किया है और उनके एंड तक पहुँचे हैं तो पता ये चला है कि उन लोगों ने किसी फड़िए से बीज उठाया है या उस बंदे से बीज उठाया जो बीज का कारोबार ही नहीं किया, वो मुस्तनद डीलर से नहीं गया था या मुस्तनी से बीज नहीं गया था, वहाँ पे ये कंप्लेंट्स थी। तो सर इस तरह की कंप्लेंट्स आ जाती हैं हमें बसा औक़ात। ये डॉक्टर साहब इस वक्त हाइब्रिड से हम मैक्सिमम क्या पैदावार ले रहे हैं? सर इसका पोटेंशियल तो 160-70 मन भी है, 170 मन तक है। लेकिन ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेसिव फार्मर इससे अच्छी पैदावार ले रहे हैं। अगर आप सारे SOP अख्तियार कर लें तो 170 मन तक पैदावार ले सकते हैं। आ सकती है सर 170 मन। और मैं एक और खुशान बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो जो टॉप 10 प्रोड्यूसर है मकई के,
उनसे जो यूएस से और चाइना और अर्जेंटीन के बाद पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पैदावार है। एरिया हमारा कम है। अच्छा, फी एकड़ पैदावार, फी एकड़ यानी पैदावार किसी फसल में तो हमने किसी हाँ जी, बेहतर किया। हाँ। अच्छा, खैर इसमें कमाल तो बीज का है, बीज बाकी का है, सारे जी। एलिमेंट छोड़ दें, सिर्फ कमाल बीज का है। और बीज में भी हमारा कोई कमाल नहीं है, जिन्होंने ला के हमें दिया है उनका कमाल है। लेकिन ये है कि चले हमारे पास आ गया, हम कॉपी करने में तो बड़ा मास्टर है। तो हमारे जो तहकीकात के इदारे हैं, रिसर्च के इदारे हैं, वो इस पर कोई काम नहीं कर रहे कि इस पोटेंशियल को मज़ीद बढ़ाया जाए, या हम ये जो कास्ट है बीज की वो बहुत ज़्यादा है, इसको किसी तरह रिड्यूस किया जाए। जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद दूंगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मकई पे बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मकई पर और हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के गया था कि हमारे पास जो पोटेंशियल है मकई का, उसकी बीज में मज़ीद पैदावार हम हासिल करने के लिए क्या हमारे साइंटिस्ट इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और फिर अपने तौर पे अगर हम बीज तैयार करते हैं तो इसकी कास्ट जो है वो कम हो सकती है क्योंकि बीज बड़ा महंगा है। एग्जैक्टली सर, इसमें अगर आप बात करें तो हमारे जो पंजाब का इदारा है वो मेज़ एंड मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मेज़ रिसर्च स्टेशन फैसलाबाद है सर। उनके पास बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके हाइब्रिड्स में पोटेंशियल भी है, जो उनकी वैरायटीज़ हैं और उनका पोटेंशियल मौजूद है। और इसके अलावा जो है, जो हमारी लोकल सीड कंपनीज़ हैं वो भी अब इसमें खातिर खा जो है ना वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं, वो भी अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रही हैं, इंपोर्ट कम कर रही हैं, यहाँ पे सीड जो है ना वो प्रोड्यूस कर रही हैं, नई टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं। और जो शेयर है हमारा जो है वो आप कह सकते हैं कि सीड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में वो रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, वैसे ऑलरेडी हम दुनिया का बेस्ट पोटेंशियल हासिल कर रहे हैं, जैसे आपने 10वीं उसमें शामिल किया। अगर यहाँ कोई इनोवेशन आई, दुनिया में आई, तो फिर जाहिर है हमारे पास भी उसमें आगे बढ़ने के इम्कानात हैं। तो ये बताइएगा कि आपके पास यूनिवर्सिटीज़ में भी कोई इस हवाले से मेज़ के बीज के हवाले से कोई तहकीक हो रही है, और पाइपलाइन में कुछ ऐसा है जो नया आ सकता हो? सर, इसमें मैं बताता चलूँ कि मैं खुद वहाँ पे मेज़ ब्रीडिंग के देख रहा हूँ। तो हमारे पास भी, हमने भी जर्म प्लाज्म कुछ कलेक्ट किया है, पूरी दुनिया से किया है, कुछ लोकल जर्म प्लाज्म है। हमारे पास अच्छा पोटेंशियल जर्म प्लाज्म मौजूद है, जिसको हम यूटिलाइज़ करके जो है ना वो मेज़ के हाइब्रिड बना रहे हैं। हमने अभी एक रिसेंटली पाइपलाइन में एक हाइब्रिड बनाया है जो कि अभी इब्तदाई मरले में उसकी तहकीकात हो रही है, फिर उसको देखेंगे। उसमें गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा है, उसमें बाकी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा है। इसके अलावा हम जो अभी फोकस कर रहे हैं ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में, वो मकई की डबल हैप्लॉइड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप कम वक्त में ज़्यादा हाइब्रिड बना सकते हैं। कन्वेंशनल एक रवायती तरीका है, उसमें एक इनबर्ड लाइन बनाने के लिए हाइब्रिड को 2 इनबर्ड लाइन चाहिए होती है, 2 पेरेंट्स चाहिए होती हैं। तो रवायती तरीके में उसमें 6 से 7 सीज़न लग जाते हैं उसको बनाने में, फिर आगे 4 से 5 सीज़न उसकी टेस्टिंग में और अप्रूवल में लग जाते हैं। 10 साल का तकरीबन 10 से 12 साल लग जाते हैं। तो जो हम डबल हैप्लॉइड टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने काम किया है और हम उसको इस्टेब्लिश भी कर लिया है, तो उसके ज़रिए हम इनबर्ड लाइन 1 से 2 सीज़न में, मतलब 1 साल के अंदर हम एक इनबर्ड लाइन बना सकते हैं। अच्छा, तो उसका जो दौरानिया है वो अच्छा खासा कम हो गया, 10 साल से 5 साल में आ गया है। 5 साल में जो तो इसी टेक्नोलॉजी को भी हम फ़रोग दे रहे हैं, जो हमारी उससे उम्मीद है कि अच्छी वैराइटीज़ और आ जाएंगी, अच्छी वैराइटीज़ आएंगी। आपका जो है वो टाइम पीरियड स्पैन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, हो जाता है। तो अगर कोई फेलियर है या सक्सेस है वो जल्दी जल्दी एग्जैक्टली ऐसे। आलमगीर साहब, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे अब उस पर बात करते हैं कि आपने कहा कि जी पट्टियाँ बनानी है, पट्टियों में हमने काश्त कर ली। एक तो ये बताइएगा कि बीज का इस्तेमाल कितना होना चाहिए फ़ी एकड़ ना, और पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए अगर हम इसको मकई को काश्त करने जा रहे हैं हाइब्रिड? जी डॉक्टर साहब, जो हमारे यहाँ इस वक्त जो सीड यूज़ हो रहा है वो 8 से 10 केजी सीड यूज़ हो रहा है। ठीक है। और इस 8 से 10 केजी की जो हमें पैकिंग मिल रही है, इसके अंदर हमें 33,000 से 36,000 जो पौधे रिक्वायर्ड होते हैं 1 एकड़ के अंदर अच्छी पैदावार लेने के लिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। लेकिन कुछ फार्मर्स इससे भी बज़ा औकात 1000-2000 बढ़ जाते हैं, लेकिन 33,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक हाँ जी बम्पर क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि छली का साइज़ ज़्यादा हो और लाइनें ज़्यादा हो और मेरी पैदावार ज़्यादा हो, तो 8 से 10 केजी सीड और 33 से 36,000 आप पौधों की तादाद पूरी रखेंगे खेत के अंदर से, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने काश्त कर दिया और उसके बाद उसकी देखभाल का मरहला है, तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पानी
कि आप जो है पानी की फराहमी जो है वो किस हद तक इसको चाहिए, ज़रूरत क्या है और कितना पानी फराहम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 फर्टिलाइज़र है कि वो भी ये अमूमन देखा जाता है कि जी मकई की फसल में पानी भी काफ़ी मकदार में चाहिए और मुनासिब चाहिए, और फर्टिलाइज़र की भी यही सूरत हाल होती है। तो इसकी रिकमेंडेशन क्या है? डॉक्टर साहब, ये हमारे पास 2 फसलें हैं, जैसे पहले बताया गया है कि बहारिया एक खरीफ की फसल है। तो अगर हम बहारिया की बात करें तो इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र है वो तकरीबन दोनों का मिलता जुलता सा ही है, सेम है। इसके अंदर हमें 46 kg जो हमें फास्फोरस चाहिए होती है, ठीक है, और हमें 23 किलो हमें पोटाश चाहिए होती है। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बताना चाहूँ अपने काश्तकारों को कि जो कि तकरीबन 2 बोरी DAP, 1 बोरी हमें SOP और तकरीबन 3 बोरी यूरिया, ये इसकी काफ़ी बना दिया आपने। पैदावार भी तो है ना, 160 मन पैदावार ले रहे हैं आप, 150 मन, और आप 2500-2600 रेट से बेच रहे हैं। आप फिर देखें ना कि ले कितना रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब एक अच्छी पैदावार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन प्लान है वो भी आपको उसी हिसाब से देना पड़ेगा। मतलब है कि इसकी जो खादों के इस्तेमाल के हवाले से आप कोताही ना करें और कंजूसी ना करें। बिल्कुल ना करें, ये एग्जॉस्टिव क्रॉप है, और चूँकि ये बहुत कम ड्यूरेशन की क्रॉप है, इसने सारा जो अपना न्यूट्रिशन है, जो ताकत है ज़मीन से, वो 45-50 दिन के अंदर खींचनी होती है। तो इसकी जो न्यूट्रिशन है, इसके ऊपर पूरी होगी बिल्कुल ज़मीन की तैयारी के वक्त पूरी करें। फास्फोरस ज़मीन के तैयारी के वक्त पूरी करें, पोटाश ज़मीन की तैयारी के वक्त पूरी करें, एक हिस्सा नाइट्रोजन, अगर नहीं भी डाल सकते तो एटलीस्ट ये 2 एलिमेंट को तो इंश्योर करें। और जो 3 बोरी DAP हैं, इनको 3 बोरी जो मैंने यूरिया बताई है, इनको कोशिश करें कि आप 60-65 दिन के अंदर अंदर इनको भी इस तरह तरतीब बना लें कि आप मुकम्मल कर लें। जुलाई अगस्त में जो हमने काश्त की है वो अब किस मरहले पर है और उसको क्या चाहिए? जो जी, जुलाई अगस्त के अंदर जो हमने काश्त की हुई है इस वक्त, वो एक तो टेस्लिंग वाली स्टेज पे आ रही है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल फेज, उस पे आ चुकी है और 1-2-4 दिनों में आ रही है। क्योंकि हमारे पास जो स्टार्ट हुई थी ये मिड जुलाई में स्टार्ट हुई थी, तो तकरीबन ये इस स्टेज पे आ रही है, क्रिटिकल स्टेज पे। टेस्लिंग से मुराद क्या है? इसके मेल और फीमेल जो पार्ट्स निकल रहे होते हैं, ऊपर इसका नर हिस्सा निकलता है, नीचे इसकी वो छली वाला हिस्सा निकलता है, तो वो नर हिस्से से इसके पोलन गिरते हैं और वहाँ पे पोलिनेशन का अमल जो है, पोलिनेशन का अमल, ज़रपाशी जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वो अमल हो रहा था। और ये अमल डॉक्टर साहब इंतहाई हसास अमल है। इसके अंदर जो हमारे फार्मर्स हैं उनको बहुत विजिलेंट रहना चाहिए अपने फील्ड्स के अंदर। कैसे विजिलेंट? इसके अंदर इस मौके पे आपको पानी की कमी नहीं आने देनी चाहिए खेत के अंदर किसी भी, और ख़ास तौर पे जिनके टेस्लिंग हो चुकी है, जिनका सिल्क निकल चुका है। इस वक्त आप डॉक्टर साहब देखें टेम्परेचर 38 को या 40 को हिट करने जा रहा है ये पिछले 1-2 दिन में, जब हम इस वक्त बैठे हैं आज के प्रोग्राम में। ये तो इंतहाई ख़तरनाक है ये टेम्परेचर मकई के लिए, सूखा हो सकता है। इसमें कोशिश करें कि आप पानी की कमी ना आने दें, पानी को, ताकि जो एक माइक्रो इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करें ताकि वहाँ पे नमी बरकरार रहे और जो हमारा पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी हमने बड़ी मज़े की, और जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर करते हैं, यहाँ पे जो सालोबल पोटाश है और जो हमारी आखिरी नाइट्रोजन की जो डोज़ है, जब हमारा टेसल इमर्ज हो रहा होता है, वो उस वक्त आपको दे देनी चाहिए। क्योंकि एक तो डोज़ आपने वो बेसल डोज़ दी हुई है, बुनियाद जो आपने ज़मीन में डाली हुई है, जो मार्केट के अंदर इस वक्त सालोबल पोटाश मौजूद है, तो वो भी हम इस वक्त यहाँ पे रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो वो आप एटलीस्ट 12 किलो अगर आपने पहले एक बैग नीचे डाल लिया है, तो वो पानी के साथ। पोटाश से क्या मुराद है? मतलब सालोबल असल में पोटाश 2 तरह के होते हैं। एक हल पजीर होता है पानी के अंदर, और एक थोड़ा सा दानेदार होता है, वो थोड़ा देर से अवेलेबल हो, तो वो ज़मीन के अंदर हम इसलिए डलवाते हैं कि प्लांट उसको आहिस्ता आहिस्ता ले रहा होता है देर तक। और सालोबल पोटाश हम एंड पे इसलिए डलवा रहे होते हैं कि हमें तेज़ी से उसकी ज़रूरत हो रही होती है पौधे को, क्योंकि हमारे पास 10 से 15 दिन होते हैं, हम चाहते हैं पौधा सारी पोटाश को अपने अंदर अपटेक कर ले और उसको हमारे दाने के अंदर डाल दे। क्योंकि पोटाश एक ऐसा एलिमेंट है जो मेज़ के अंदर हमारे जो ग्रेन साइज है इसको बढ़ाता है, दाने बनने का अमल, दाने बनाता है, इसी से हमारी पैदावार आती है। खाली यूरिया से हमारी पैदावार नहीं आती। अभी भी हमारे बहुत सारे जो फार्मर है उनके नज़दीक आप समझते हैं कि फर्टिलाइजर है तो यूरिया ही है, वो यूरिया डालते हैं, वो वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ मेरे ख्याल ज़्यादा निकल जाते हैं। यही चीज़ है, ऐसे ही ना, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है। बाकी सारे बिल्कुल ये करें क्या, वो मशवरा कैसे आपसे हासिल करें, या क्या इसके लिए मोटी मोटी चीज़ें जो है वो कैसे पता लगेगी? जी बिल्कुल एग्जैक्टली। इसका जो हमारा यूनियन कौंसिल लेवल, आप
बेहतर समझते हैं। हमारा जो महकमा ज़राअत है उसका जो सेटअप है यूनियन काउंसिल लेवल तक है, विलेज लेवल तक हमारा बंदा बैठा है। हमारे उससे रहनुमाई ले लें। हाँ, वहाँ से बिल्कुल रहनुमाई। हमारा मकामी फील्ड असिस्टेंट, हेल्पलाइन भी है, हेल्पलाइन भी है बिल्कुल। वैसे भी नेट पे चले जाए तो वहाँ पे भी अब तो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, यूट्यूब के ऊपर हमारे सारे माहिरीन कोताही ना करें, जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उसे हासिल करें। अगर और कुछ नहीं तो इर्द गिर्द के काश्तकारों से पूछ लें। एग्जैक्टली जो आपके एरिया में प्रोग्रेसिव फार्मर है, आप क्योंकि वो प्रोग्रेसिव फार्मर डायरेक्ट महकमे से लिंक होता है, आप वहाँ से रहनुमाई ले लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस मरहले के बाद हमें कुछ मकई की फसल पे बीमारियों का अटैक भी होता है। गो हाइब्रिड की वजह से हमें काफ़ी सारा सेफ्टी मिल गई है, लेकिन फिर भी कुछ कीड़ों का हमला होता है, कुछ बीमारियों का अटैक होता है। तो वो क्या है और बड़ा थ्रेट क्या है और उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? सर, इसमें अगर कीड़ों के हवाले से आप बात करें ना, तो इब्तदाई मरले पे इसका जो कॉम्पल की मक्खी है, जिसको शूट फ्लाई भी कहते हैं, उसका अटैक होता है। अच्छा। और उससे बचाना इसको बहुत ज़रूरी है। नुकसान क्या होता है उससे ज़्यादा? बेसिकली वो मक्खी, जो कॉम्पल की मक्खी है, वो रस चूसती है, उसका जो कॉम्पल होती है जिसमें आगे सारे अमल को बढ़ाना होता है। ठीक है, जहाँ से छली बननी, जहाँ से सारी चीज़ें बननी है, सिर्फ छली नहीं, लीव्स बनने हैं, उसे टैसल बनना है, छली बनना, हर एक चीज़ ने उससे बनना है। अगर उसी को उसने डेड कर दिया तो प्लांट उधर ही रुक जाएगा। ठीक है, तो उससे जो है ना वो बचाने की ज़रूरत है। और उसके बाद इसको जो मेजर अटैक आता है वो स्टेम बोरर और फॉल आर्मीवर्म का है, जो उस अमल आप कह सकते हैं कि वो हमारे लिए क्रिटिकल है, उसको बचाना ज़रूरी है किसान के हवाले से। ठीक है, उसके लिए रिकमेंडेड जो पेस्टिसाइड है, रिकमेंडेड पेस्टिसाइड हैं, वो ज़रूर अप्लाई करें। इसमें एक चीज़ और मैं बताऊँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ किसान जो है ना वो खुद से जो है ना वो ज़ीरो साइज़ बजरी लेकर जो है ना वो इंसेक्टिसाइड उसके ऊपर मिक्स करके अपनी बचत करने के लिए उनके ऊपर कॉम्पल में, बेसिकली हम वो कॉम्पल में अप्लाई करते हैं, तो वो कर रहे हैं। तो ऐसा करना उनकी सेहत के लिए भी ख़तरनाक है और हो सकता, क्योंकि वो माहिर नहीं है, वो डोज मेजर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनको पता नहीं है कौन सी इंसेक्टिसाइड है, उसको बनाने का अमल उसको वो नहीं उनको पता। तो इस चीज़ से जो है ना वो एहतियात करें, उससे उनकी सेहत का भी नुकसान है और उनकी पैदावार का भी नुकसान हो सकता है। जिन कीड़ों की आपने बात की है, इसको जांचने के लिए पेस्ट स्काउटिंग की जाए क्या? इसके लिए तरीकाकार क्या है जिससे आपको थ्रेशोल्ड लेवल पता लग जाए और आप आगे बढ़ सकें? इसमें नॉर्मली ये है कि शूट फ्लाई जो है ना वो आप दूसरे लीफ तीसरे लीफ के बाद इसका अटैक आ जाता है। ठीक है, तो आप ये इंतज़ार ना करें कि शूट फ्लाई अटैक करेगी तो फिर मैं आपको जो है ना वो उस पर इंसेक्टिसाइड अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो उसको जो रिकमेंडेड उसकी जो इंसेक्टिसाइड है वो उसके ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, 2 लीफ के बाद, जब 2 लीफ उसके मुकम्मल 2 घेरे मुकम्मल बन गए हों। बहुत शुक्रिया। हमने अभी इसकी जो क्रॉप कटिंग है और फिर इसकी मार्केटिंग है उस पर बात करनी थी, वो अगले प्रोग्राम में, क्योंकि अभी ये मरहला है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली। आप दोनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, मकई भी बात की है, आपने इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।